Yes, ma'am. Okay. So in today's lecture, we will start our unit 4. ठीक है. So this is from the unit 4. ठीक है. तो unit 4 में आपके जो टॉपिक्स है that is first key result areas and merit based promotion. These two topics we will study in this class. So first of all, we will define that what is key result areas. ठीक है. So key result area by the name suggests that the areas which are important to get the results. ठीक है. ऐसे areas होते हैं हमारे organization में जो क्या होता है important होते हैं कि हमको कोई एक particular objective को achieve करना है. ठीक है. So क्या होता है तो key result areas refers to the general area of output or outcome for which the department's role is responsible. ठीक है. तो हर डिपार्टमेंट में क्या होता है कुछ पर्टिकुलर सेट आउटपुट होता है. जैसे मार्केटिंग के लिए आउटपुट क्या होता है कि हमको कितना प्रोडक्ट सेल करना है. एचआर के लिए आउटपुट क्या होता है कि कितने एचआर की इफिशियंसी है, कितने एचआर बेटर वर्क कर रहे हैं. ठीक है. फाइनेंस के लिए आउटपुट क्या है कि हमारा अल्टीमेट कितना प्रॉफिट गेन हो रहा है. तो ऐसे जो भी एरियाज होते हैं आउटपुट के या आउटकम्स के किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, ठीक है, दैट इज नोन एज अ की रिजल्ट एरियाज. ठीक है. तो की रिजल्ट एरियाज इन अ सिंपल टर्म may be like prime responsibility, or we can say the primary responsibility of each and every individual in the department, and also the core areas. ठीक है. जहाँ पे क्या होता है उस पर्सन को हम अकाउंटेबल करते हैं. तो क्या क्या चीजें होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और ऑल्सो द एरिया. ठीक है. जिस एरिया या जिस फील्ड में वो वर्क करता है उसके लिए वो कंप्लीटली अकाउंटेबल होना चाहिए. दैट इज नोन एज द की रिजल्ट एरियाज. ठीक है. सो की रिजल्ट एरियाज को हम लोग जनरली यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत सारे डिपार्टमेंट में. वाई? बिकॉज दिस इज द वे टू कंटिन्यूसली इम्प्रूव. ठीक है. इससे क्या होता है कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट होता है और टू बोथ ऑर्गेनाइजेशन में भी कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट होता है एंड ऑल्सो आपके जो इंडिविजुअल है, आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनमें भी कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट होता है, सो दैट दे कैन अचीव द सक्सेस. ठीक है. सो द ऑर्गेनाइजेशन विल बिकम सक्सेसफुल. तो क्या क्या इंपॉर्टेंट हमारे एग्जांपल्स हो सकते हैं कि रिजल्ट एरियाज के, लाइक कस्टमर. तो कस्टमर के फील्ड में क्या हो सकता है आपका कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, कस्टमर का डिमांड, नीड, प्रेफरेंसेस. ठीक है. प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवरी, पब्लिक सोसाइटी और नेचुरल इन्वायरमेंट. आपको बहुत सारी चीजें इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के करनी पड़ेगी बिकॉज प्लास्टिक पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है. ठीक है. सॉइल पोल्यूशन है. ये सब चीजें बढ़ रही हैं. ठीक है. वेस्ट बहुत जनरेट हो रहा है, गार्बेज पाइल अप हो रहे हैं. सो सबको ध्यान में रख के हमको अपने रिजल्ट एरियाज जो है वो सेलेक्ट करने हैं. मार्केटिंग है, आपका ह्यूमन रिसोर्स है, प्रोडक्शन है, मेंटेनेंस है, ऑपरेशंस है एंड फाइनेंस है. ठीक है. सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ की रिजल्ट एरियाज. सो दिस आर द थिंग्स व्हिच वी have to keep in a mind while formulating any kind of objective. ठीक है. या फिर हमको किसी भी टाइप का टास्क सेट करना है. ठीक है. Now the next one, importance of key result areas. So first and foremost important thing is that with the help of key result areas we will set our goals and objectives. ठीक है. because हमको goals and objectives क्या है ये सारी चीजों को ध्यान में रख के करना है. लाइक environment तो बहुत important हो गया एट प्रेजेंट टाइम. ठीक है. सो ये क्या होता है हम क्या कर सकते हैं विद द यूज ऑफ KRA, दैट इज की रिजल्ट एरियाज. हम क्या कर सकते हैं सेट कर सकते हैं अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. वी विल प्रायोरिटाइज अवर एक्टिविटीज. ठीक है. एंड ऑल्सो टू वर्क अपॉन देम कि हम उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे. ठीक है. सो दिस विल ऑल्सो क्लैरिफाई द रोल्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल की ईच डिपार्टमेंट का क्या वर्क है एंड उस डिपार्टमेंट के ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्या वर्क परफॉर्म करना है. ठीक है. टू अचीव दैट की रिजल्ट एरिया. एंड दिस ऑल्सो फोकसेस ऑन रिजल्ट रेदर देन द एक्टिविटीज, क्योंकि की रिजल्ट एरियाज में ही रिजल्ट है. तो हम यहाँ पे एक्टिविटी पे फोकस नहीं करते, हम रिजल्ट पे फोकस करते हैं कि हमारा रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए और जो रिजल्ट है वो क्या होना चाहिए इको फ्रेंडली होना चाहिए. ऐसा होना चाहिए जो हमारा जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए जरूरी हो. ठीक है. यहाँ पे हम एक्टिविटी पे फोकस नहीं करते हैं, हम एक्टिविटी शिफ्ट कर सकते हैं. सपोज हम ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाते हैं जिससे बहुत सारा क्या क्या होता है वेस्ट जनरेट होता है या पॉल्यूशन क्रिएट होता है, तो हो सकता है हम उस एक्टिविटी को ऐसा चेंज करें. ठीक है. जिससे क्या होगा हमारा पॉल्यूशन का लेवल है वो डिक्रीज हो जाए, गार्बेज कम प्रोड्यूस हो. ठीक है. तो वी हियर फोकस ओनली ऑन द रिजल्ट. बेटर होना चाहिए रिजल्ट. ठीक है. अचीवेबल होना चाहिए. We can here change the activities. ठीक है. दिस ऑल्सो अलाइन द रोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस और द स्ट्रेटेजिक प्लान. क्या करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो बिजनेस प्लान है और जो आपका जो स्ट्रेटेजिक प्लान है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का उसको क्या करता है अलाइन करता है. एंड दिस ऑल्सो प्रमोट्स एन एनवायरमेंट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट. ठीक है. हमको खुद से मैनेज करने के लिए चीजों को इम्प्रूव करता है या आपको सपोर्ट करता है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिजल्ट एरियाज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है विजन होता है, एक लॉन्ग टर्म हमारा एक विजन होता है कंपनी का. देन आफ्टर क्या होता है कंपनी का एक मोटो होता है या एक मिशन होता है. देन आफ्टर आपका कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स.
देन कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, देन आफ्टर द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी यहाँ पे क्या होता है, एक बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी होता है जिसको लिखा गया है कॉर्पोरेट बिजनेस यूनिट्स, एंड देन आफ्टर आपका आता है डिपार्टमेंटल प्लान्स एंड स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो की रिजल्ट एरियाज फॉर्मुलेट करने के लिए हमको कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, बाय लॉन्ग टर्म विजन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लॉन्ग टर्म प्लान या लॉन्ग टर्म गोल बनाते हैं, ठीक है, जो हो गया हमारा विजन, मिशन स्टेटमेंट। देन आफ्टर हम क्या करते हैं, उसको बाइफर्केट करते हैं टू द वेरियस कॉर्पोरेट। सपोज एक बहुत बड़ी कंपनी, उसका बहुत सारा सेक्टर है, तो अभी वो किसी एक सेक्टर के लिए ऑब्जेक्टिव बनाएगा, दैट इज नोन एज द कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। देन आफ्टर उस कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स को बनाने के बाद उसको अचीव करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करेगा, दैट इज नोन एज द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। देन आफ्टर आपका कॉर्पोरेट बिजनेस यूनिट, देन आफ्टर डिपार्टमेंट प्लान्स और स्ट्रेटेजी। ठीक है, सो की रिजल्ट एरिया जो है ये सारे प्रोसेसेस को फॉलो करता है फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, दैट इज फ्रॉम द, दिस इज फॉर द लॉन्ग टर्म से स्टार्ट होगा, दिस इज फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। ओके, now, next है characteristics of key result areas. So, characteristics of key result areas can be defined in an acronym of SMART. ठीक है, so SMART is S is for specific, measurable, achievable, relevant and time bound. ठीक है, so आपका जो की रिजल्ट एरियाज है, ऐसा नहीं कि आप हाइपोथेटिकल बना लिए हैं जिसका कोई आपका क्या कहते हैं अचीव करने का कोई टारगेट नहीं है, आप उसको अचीव नहीं कर सकते विद इन द टाइम फ्रेम, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो आपका क्या होना चाहिए, रिजल्ट एरियाज इट मस्ट बी स्पेसिफिक, ठीक है, डिफाइंड होना चाहिए प्रॉपरली, कैसा है, क्या है, क्यों है। ठीक है, इसको मेजरेबल, मेजर कर सकते हैं आप उसको इन द टर्म्स ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर में कुछ मेजर कर सकते हैं कि हमने कितना अचीव किया, क्या नहीं किया। अचीवेबल, ऐसा टारगेट होना चाहिए दैट यू कैन अचीव इन मतलब अचीव इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, बिकॉज यहाँ टाइम बाउंड भी है, एंड ऑल्सो इट मस्ट बी रिलेवेंट, रिलेवेंट टू द प्रेजेंट सिनेरियो। ठीक है, बिकॉज एट प्रेजेंट टाइम इन्वायरमेंट इज वेरी मच अफेक्टेड ड्यू टू द बिजनेस एक्टिविटीज, तो ऐसा होना चाहिए जो रिलेवेंट हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, इको फ्रेंडली हो। ठीक है, सो इसको हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, स्मार्ट, स्मार्ट टर्म से डिनोट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ की रिजल्ट एरियाज। नेक्स्ट वन, एडवांटेजेस ऑफ की रिजल्ट एरियाज, दैट इज की रिजल्ट एरियाज हेल्प्स एन इंडिविजुअल, बहुत सारे तरीकों से हेल्प करता है, लाइक दिस विल क्लैरिफाई द रोल्स ऑफ department as well as the roles of individual or employees who are working within that department or organization. This also align their roles of organization, business and strategic plan, जो मैंने पहले बता दिया था, एंड दिस विल फोकस ऑन द रिजल्ट rather than the activities। बहुत सारी चीजें तो कॉमन ही है दैट यू कैन राइट बाय योर ओन, एंड दिस विल कम्युनिकेट देयर रोल्स एंड पर्पसेस टू द अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, रोल क्लैरिटी होती है, हम कम्युनिकेट कर देते हैं दैट द एम्प्लॉय वन हैज टू परफॉर्म दिस टास्क, एम्प्लॉय टू हैज टू परफॉर्म दिस टास्क, तो यहाँ पे रोल क्लैरिटी होती है, प्रॉपर कम्युनिकेशन होती है, तो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं जनरेट होंगे, और जनरेट होंगे भी तो दैट विल बी इन मिनिमम लेवल पे रहेंगे। दिस विल सेट द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का भी सेट करता है, डिपार्टमेंट का भी सेट करता है, एंड ऑल्सो द इंडिविजुअल्स हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। So this will prioritize the activities, and therefore this will also improves the time and work management, and this also makes a value added decision. So आपका डिसीजन कैसा होना चाहिए, दिस विल एड सम वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन, सम वैल्यू टू द डिपार्टमेंट। ठीक है, सो दिस आर द एडवांटेजेस। नेक्स्ट इज आपका है डिस्क्रिप्शन ऑफ की रिजल्ट एरिया। सो जनरली व्हाट हैपेंस दैट की रिजल्ट एरिया जो होता है एक्चुअली कैप्चर करता है 80% ऑफ द डिपार्टमेंट्स वर्क रोल। ठीक है, सो 80% ऑफ डिपार्टमेंट का वर्क रोल अगर कंप्लीट होता है तो आपका की रिजल्ट एरिया जो होता है लगभग 80% तक अचीव हो जाता है, एंड द रिमाइंडर ऑफ द रोल इज यूजुअली डिवोटेड टू द एरियाज ऑफ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन में सपोज एक टास्क है, वो अगर हम 100% कंसिडर करें तो बिकॉज ऑफ द की रिजल्ट एरियाज आप क्या कर सकते हैं, उस 80% टारगेट को अचीव कर लेते हैं, एंड 20% रिमेनिंग होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपके शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। लाइक आपका जो टीम है वो उनके जो मेंबर्स एक दूसरे को कितना हेल्प कर रहे हैं, कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्टिविटीज में। ठीक है, कितना बेटर वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कितना इंप्रूव हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। सो दिस इज योर की रिजल्ट एरिया का डिस्क्रिप्शन। सो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ की रिजल्ट एरियाज। ठीक है, जैसे आप ट्रेनिंग के लिए की रिजल्ट एरिया सेट कर सकते हैं कि ट्रेनिंग का क्या अचीवमेंट होगा, कि ट्रेनिंग का क्या टारगेट होगा, हाउ टू गेट द आउटकम। नेक्स्ट इज योर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मीन्स बेसिकली योर एडमिनिस्ट्रेशन का भी की रिजल्ट एरियाज हो सकता है, वो भी अपने टारगेट्स की रिजल्ट एरियाज के लिए सेट कर सकते हैं। परचेसिंग की रिजल्ट एरिया, R&D, R&D मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट ना, RD लिखा हुआ है, आर यू कैन ऑल्सो राइट हियर R&D। ठीक है, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिजल्ट एरियाज। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन की रिजल्ट एरियाज। नेक्स्ट इज फाइनेंस की रिजल्ट एरियाज, HR ह्यूमन रिसोर्स की रिजल्ट एरियाज, मैन्युफैक्चरिंग की रिजल्ट एरियाज, क्वालिटी की रिजल्ट एरियाज, मार्केटिंग की रिजल्ट एरियाज, एंड सेल्स की रिजल्ट एरिया। सो दिस आर द टाइप्स ऑफ की रिजल्ट एरियाज जहाँ पे क्या कर सकते हैं, वी विल सेट आवर गोल्स अकॉर्डिंग टू द
रिजल्ट बेसिस, ठीक है, जो हमको रिजल्ट चाहिए उसके बेसिस पे वी कैन सेट द गोल्स। एंड ऑल्सो हम लोग क्या करेंगे, वर्क करेंगे टू अचीव दैट KRAs। नेक्स्ट इज कोर की रिजल्ट एरियाज ऑफ HR डिपार्टमेंट। क्या क्या होते हैं कोर की रिजल्ट्स? जैसे आपकी जितनी भी HR की एक्टिविटीज होते हैं उन सबको हम एक एक की रिजल्ट एरियाज में लिख सकते हैं। लाइक आपका रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, वर्कफोर्स प्लानिंग और डाइवर्सिटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज योर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। नेक्स्ट है आपका है रिवॉर्ड मैनेजमेंट, कैन ऑल्सो बी सीन एज अ कोर रिजल्ट एरियाज। नेक्स्ट इज वर्क प्लेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन, safety and health at workplace, building capability and organization learning, and effective HR management, management system support and monitoring। So देखो जितने भी आपके HR के एक्टिविटीज है, स्टार्टिंग फ्रॉम initially from your recruitment and selection to the final HR management system, that is HRIS you can consider, ठीक है। HRIS यहाँ तक आप सारी चीजों को की रिजल्ट एरियाज के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, उनके लिए आप की रिजल्ट एरियाज फॉर्मुलेट कर सकते हैं, ठीक है। So this is the first topic. Now comes to the second topic of today's lecture, that is the merit based promotion. So before studying this we will study the terms merit क्या होता है, promotion क्या होता है। So first we will study promotion. So what is promotion? So promotion generally means that vertical movement, ठीक है। इम्प्लॉयज का क्या होता है, वर्टिकल मूवमेंट होता है। सपोज वो लोअर लेवल इम्प्लॉयज है, ठीक है, या लोअर लेवल मैनेजमेंट में है तो उसका प्रमोशन होगा टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, या फिर वो पर्सन मिडिल लेवल मैनेजमेंट में है तो ही विल बी प्रमोटेड टू द हायर लेवल मैनेजमेंट, दैट इज नोन एज द प्रमोशन। तो ये क्या हो रहा है, वर्टिकल शिफ्ट हो रहा है, दैट इज फ्रॉम द लोअर टू द हायर। तो ये क्या होता है, बेसिकली वर्टिकल मूवमेंट होता है एम्प्लॉयज का टू द पोजीशन ऑफ हायर स्टेटस, ठीक है। स्टेटस देखो यहाँ पे स्टेटस हायर हो गया, मोर पे कॉमन सी बात है, इफ यू विल प्रमोटेड फ्रॉम द लोअर लेवल टू द मिडिल लेवल तो आपकी सैलरी हाइक हो जाएगी, ठीक है। तो मोर पे हो गया, एंड ऑल्सो द बेनिफिट विल बी इंक्रीजेस। So more pay and benefits and greater responsibility. And suppose you are promoted from the lower level to the middle level or either from the middle level to the higher level, तो क्या होता है, आपका जो है स्टेटस इंक्रीज होता है, आपके पे एंड बेनिफिट्स में भी इंक्रीमेंट होता है, एंड ऑल्सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज योर प्रमोशन, जो जनरल मीनिंग ऑफ प्रमोशन, ओके। सो अ साउंड एंड अ प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन प्रमोशन पॉलिसी क्या करता है, डेवलप करता है मॉरल, स्टिमुलेट करता है एफिशिएंसी, एंड दिस विल प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ लॉयल एम्प्लॉयज, ठीक है। सो दिस विल जनरली यूज्ड इन योर ऑर्गेनाइजेशन टू रिटेन द एम्प्लॉयज, ठीक है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, प्रमोशन को यूज करते हैं एज एन अपॉर्चुनिटी टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज फॉर द बेटर एफर्ट्स एंड टेंड टू रिटेन देम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो ये क्या होता है, बेसिकली विद द हेल्प ऑफ प्रमोशन हम क्या करते हैं, अपना जो एम्प्लॉय का जो टर्नओवर है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली जो अच्छे एम्प्लॉयज है जिन्होंने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 5 years 10 years वर्क किया और उनको आप प्रमोशन नहीं दोगे तो वो अल्टीमेटली दे विल सी फॉर सम अदर अपॉर्चुनिटीज। अगर हम उनको प्रमोट कर देते तो क्या होता है, दे विल रिटेन इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो दिस विल हेल्प इन रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर। Now, next is that this will increase the interest in training and self-development as a necessary preparation for a promotion, because promotion के लिए one of the most basic criteria is कि आपके पास proper training होना चाहिए कि आप जिस higher level पे जा रहे हैं। सपोज आप मिडिल लेवल मैनेजर्स में प्रमोट होने वाले हैं तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग पहले से की हुई होनी चाहिए, या फिर उसके लिए आपको जो भी स्किल सेट के रिक्वायरमेंट है वो आप पहले से एक्वायर कर लिए होने चाहिए, ठीक है। तो ये होता है आपका कि आपका लोअर लेवल एम्प्लॉयज का जो है इंटरेस्ट है उसको इम्प्रूव करता है कि वो पहले से ट्रेनिंग या सेल्फ डेवलपमेंट की चीजें कर सके, सो दैट दे विल बी इजिली प्रमोटेड टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। सो कंपनी विदाउट द क्लियर कट प्रमोशन पॉलिसी विल हैव द डिससेटिस्फाइड वर्कर्स। ये तो कॉमन है कि अगर कोई आपके आपके ऑर्गेनाइजेशन में इफ यू आर नॉट हैविंग द क्लियर कट प्रमोशन पॉलिसी कि आपका प्रमोशन कैसा होगा, मेरिट बेस पे होगा या फिर आपका सीनियरिटी बेस है, फिर क्या क्या चीजें आपके अगर मेरिट बेस पे हो रहा है तो व्हाट आर द थिंग्स विच विल बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ मेरिट बेस्ड प्रमोशन, ठीक है। सो ये क्या होता है, इसकी वजह से जो हमारे वर्कर्स है वो डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, एंड दिस डिसकंटेंट विल प्रोड्यूस द फ्रस्ट्रेशन एंड टर्न द गुड वर्कर्स इनटू द ट्रबल मेकर। नाउ नेक्स्ट टर्म दैट इज द मेरिट। सो व्हाट इज द मेरिट? मेरिट मींस एबिलिटी टू वर्क। जैसे जैसे हमारा मेरिट लिस्ट निकलती है तो मेरिट लिस्ट में क्या होता है, जो पर्सन जितना अच्छा पढ़ता है, जितने अच्छे से आंसर लिखता है, उतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं, उसकी रैंक उतनी बेटर होती है, ठीक है। सो जो जो बेटर रैंक है, जो अच्छे रैंक है, दैट इज वन टू टॉप 10 और वन टू टॉप 20, ठीक है। 1 to 10 या 1 to 20, टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50, जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं उसमें टॉप 100। सो ये जो होता है आपका मेरिट कहलाता है। सो मेरिट मीन्स बेसिकली अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन व्हाट वी कैन से, मेरिट मीन्स एबिलिटी टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एम्प्लॉयज कितना बेटर और कितने अच्छे तरीके से एक वर्क को कर सकता है, दैट इज नोन एज अ एबिलिटी टू वर्क, दैट इज नोन एज अ मेरिट,
ठीक है। सो दिस विल डिनोट द इंडिविजुअल एम्प्लॉय स्किल, क्या क्या डिनोट करते हैं मेरिट में, स्किल्स, उसका नॉलेज, एबिलिटी, एफिशिएंसी एंड एप्टीट्यूड एज मेजर्ड फ्रॉम एजुकेशन, कौन कौन से तरीके से उनको हम मेजर करते हैं, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उनका ट्रेनिंग क्या क्या उन्होंने की है, एंड ऑल्सो द पास्ट एम्प्लॉय रिकॉर्ड से। सो मैनेजमेंट पर्सन जनरली प्रेफर द मेरिट को एज अ बेसिस ऑफ द प्रमोशन, ठीक है, मैनेजमेंट पर्सनल्स के लिए, ठीक है, जो बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द असिस्टेंट मैनेजर, उनके लिए क्या होता है, जो प्रमोशन होता है वो जनरली मेरिट बेस्ड होता है। एंड मेरिट जो होता है वो डिटरमाइन किया जाता है बाय बाय जॉब परफॉर्मेंस, ठीक है, जॉब परफॉर्मेंस है, आपका एम्प्लॉय का पोटेंशियल है, उनका डेवलपमेंट है, ठीक है, इसके थ्रू हम लोग डिटरमाइन करते हैं, एंड ऑल्सो थ्रू द ओरल एंड रिटन एग्जामिनेशन, बिकॉज मैनेजमेंट के लेवल का है तो उसका मैनेजमेंट के लिए आपका जो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं आप वो दे सकते हो। ओरल आपका बेसिकली प्रमोशन से पहले एक आपका एक स्मॉल इंटरव्यू होता है, यू आर स्टिल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, देन ऑल्सो देयर इज अ इंटरव्यू फॉर द प्रमोशन। तो एक रिटन एग्जाम होगा, एक ओरल एग्जामिनेशन होगा, कुछ पर्सनल इंटरव्यूज होंगे, ठीक है, फिर आपका जो सारा रिकॉर्ड है उस सबको रिकॉर्ड को परफॉर्मेंस का मेजर किया जाएगा, देन आफ्टर यू विल बी प्रमोटेड टू हायर पोजीशन अकॉर्डिंग टू द मेरिट। Now, finally the term came, that is merit based promotion. मेरिट बेस्ड प्रमोशन जो होता है वो जनरली यूज होता है ऑर्गेनाइजेशन में टू फिल अप द वैकेंसीज, ठीक है, जो भी वैकेंसीज खाली हुई है उनको फिल करने के लिए विद द मोस्ट क्वालिफाइड एम्प्लॉयज, बिकॉज अल्टीमेटली मेरिट किनके पास होगा, जिनके पास बेटर स्किल्स होंगे, बेटर परफॉर्मेंस होगा, बेटर एजुकेशनल बैकग्राउंड होगा, बेटर ट्रेनिंग है, बेटर परफॉर्मेंस है, दैट पर्सन विल बी प्रमोटेड ना, तो वो क्या है, मोस्ट क्वालिफाइड है, सारे लोगों में जो मोस्ट क्वालिफाइड होता है उनको क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है टू फिल द वैकेंसीज। ना क्या होता है एट प्रेजेंट टाइम हमारे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहां भी हम मेरिट बेस्ड प्रमोशन को यूज कर रहे हैं, जस्ट टू, बट बिफोर दैट हम एक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्मुलेट कर देते हैं कि किनको कहाँ प्रमोट करना है एंड व्हाट आर द बेसिस फॉर मेरिट बेस्ड प्रमोशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी ऑफ मेरिट बेस्ड प्रमोशन। सो जो मेरिट बेस्ड प्रमोशन होता है उसके लिए जो भी एलिजिबिलिटी है, ठीक है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट शुड बी क्या कहते हैं, डिटेल में आपको पब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है, बिफोर डूइंग द मेरिट बेस्ड प्रमोशन। एंड ऑल्सो आपको मेरिट बेस्ड प्रमोशन के पहले डिफाइन करना पड़ेगा दैट देयर मस्ट बी अ मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम एन एम्प्लॉय मस्ट वर्क, लाइक 5 years या 10 years, ठीक है, ऐसा कुछ डिफाइन करना पड़ेगा कि एम्प्लॉय सपोज 5 year या 10 years तक इस पर्टिकुलर पोजीशन में वर्क किया होगा ऑर्गेनाइजेशन में, देन ओनली ही और शी विल बी कंसिडर फॉर द मेरिट बेस्ड प्रमोशन, ठीक है। एंड ऑल्सो दिस विल ऑल्सो इंक्लूड लाइक आपका लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज हु आर इन एलिजिबल, like suppose a person who has worked only for 4.5 years means not completed the 5 years, ठीक है, तो उसको आप क्या कर रहे हो, उस लिस्ट में इंक्लूड नहीं कर रहे हो, तो ये उनको पहले से ही कम्युनिकेट कर देना है कि बेसिकली सर यू हैव नॉट completed the 5 years, you just completed the 4.5 years, so this year you will not be considered for the promotion, ठीक है, ऐसा पहले से एक लिस्ट बना के निकाल दीजिए इन एलिजिबल एम्प्लॉयज का। एंड ऑल्सो राइट द रिमार्क्स या फिर रीजन की किस वजह से, किस कारण से उनको कंसिडर नहीं किया जा रहा है, ठीक है। सो आप इसकी वजह से क्या होगा, आपका कॉन्फ्लिक्ट और केओस क्रिएट नहीं होगा। नेक्स्ट, एन एम्प्लॉय में डिसाइड दैट इज नॉट टू कंसीडर टेम्पररी, कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट टाइम एम्प्लॉयज, जो हमारे टेम्पररी हैं, पार्ट टाइम है या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज हैं उनको प्रमोशन के लिए कंसीडर नहीं किया जाता इन जनरल, ठीक है, बट कॉन्ट्रैक्ट को ही समटाइम्स रिन्यू किया जाता है, सो दैट इज अनदर मैटर, बट हम क्या करते हैं जनरली टेम्पररी, कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट टाइम एम्प्लॉयज को कंसीडर नहीं करते हैं फॉर द प्रमोशन। And also to limit the confusion and bias, the company should not make the exception to the eligibility guidelines, ठीक है, जो eligibility guidelines हमने पढ़ा that is details होने चाहिए, minimum work time, मिनिमम अमाउंट ऑफ अ टाइम एक एम्प्लॉय कितना ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है, कौन कौन एलिजिबल है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो किसी एक पर्सन के लिए, ठीक है, हम क्या करेंगे उसको ब्रीच नहीं करेंगे, ठीक है, उससे क्या होगा, आपका जो कंफ्यूजन है बायस क्रिएट नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि नेपोटिज्म चल रहा है प्रमोशन में, ठीक है। So these are the things a manager has to follow. Now comes the selection process कि selection कैसे होता है। So selection के लिए क्या होना चाहिए कि सबसे पहले हमको include करना चाहिए information like selection process कैसा होगा, that is how to submit an application and how the promotions are determined, ठीक है। देन आफ्टर मेरिट बेस्ड प्रमोशन जो होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि हम उसको किस टाइप का देना चाहते हैं, ठीक है, ऑफ विच टाइप इज द मेरिट बेस्ड प्रमोशन, दैट इज मिक्स ऑफ सीनियोरिटी बेस्ड है या नहीं है, या फिर ओनली बेस्ड ऑन द मेरिट, बिकॉज मेरिट बेस्ड प्रमोशन जो होता है इट्स समवट मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन एज एंड मेजर, बिकॉज सीनियोरिटी में क्या होता है जो मोस्ट सीनियर होगा वो प्रमोट हो जाएगा, एंड बट इन केस ऑफ द मेरिट बेस्ड प्रमोशन क्या होता है, आपको जिस उनके जो सारे परफॉर्मेंस है, उनका सारा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उनका ट्रेनिंग है, उनका बिहेवियर है, ठीक है, उनका वर्क प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल है, सबको स्टडी करना पड़ता है। सो दिस विल बिकम समवट cumbersome and more difficult to define and measure as compared to the seniority based promotion.
एंड आपका जो second one, next point, that is implementing the performance appraisal helps to inject the equality into the selection process. So जो आपका performance appraisal है वो क्या होता है, basically equality देता है in the selection process. So performance appraisal के लिए हमको क्या करना चाहिए कि managers are should be responsible for following the rules and regulations, because ultimately merit based promotion या फिर किसी भी type of promotion के लिए who are the responsible, HR manager, managers, या फिर जो परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए जिस मैनेजर को डेडिकेट किया गया है, ही और शी विल बी रिस्पॉन्सिबल. सो यहाँ पे जितना भी आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करने की जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजर की. And enforcing the accountability can also help to reduce the claim of unfair and unlawful discriminatory practices. That means कि आपके जो अनफेयर एंड अनलॉफुल अगर किसी भी टाइप का प्रैक्टिस होता है उनको क्या करना है, हमको रिड्यूस करना है, और जो भी मैनेजर या फिर जो भी पर्सन इस तरह का वर्क करता है उसको क्या करना है, अकाउंटेबल करना है. एंड अकाउंटेबल मीन्स उनको उसकी उनका उसका जो है इफेक्ट दिखना चाहिए. जैसे अगर किसी मैनेजर ने गलत काम किया या फिर उसने क्या किया, फेवरेटिज्म शो कर दिया किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको उसके बदले में मैनेजर को पनिश करेंगे. ठीक है. So this means enforcing the accountability. Now next is advantages of merit based promotion. क्या advantages हैं कि हम क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं एम्प्लॉय के प्रोफेशनल स्किल्स को एंड एबिलिटीज को कि एबिलिटीज टू द पोजीशन. कि अल्टीमेटली क्या होता है, मेरिट के बेसिस पे प्रमोशन होना है, तो हम इस जो मेरिट है उसको हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय का जो पोजीशन है या रैंक है उनसे हम क्या कर सकते हैं, इनको कंपेयर कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं. So this is the first and foremost and primary advantages of the merit based promotion. इससे क्या होगा, जो पर्सन जो जो जिसके पास एक्चुअली में मेरिट है, एक्चुअली में स्किल है, वही सिर्फ प्रमोट होगा, ठीक है, टू द हायर पोजीशन. सो दिस विल ऑल्सो सर्व एज अ मीन टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज. तो क्या करता है, इसके बेसिस पे एम्प्लॉयज जो होते हैं वो मोटिवेट होते हैं कि हम भी बेटर परफॉर्म करेंगे तो हमको भी प्रमोशन मिलेगा. And many employees will know that the promotion is based solely on the merit or work hard to increase the productivity and a performance at the high level. तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज को पता चलता है कि हमारा जो वर्क है, ठीक है, या हम कितना अच्छा या बेटर वर्क करते हैं, दैट इज ऑल्सो that is only criteria to increase the productivity and the performance and also to get the promotion to the higher level. So this will also stimulate the employees to improve their performance and also to improve the skills and efficiencies of young employees. So the general statement. Now आपका जो बेसिकली एम्प्लॉय का जो अप्रेजल है या परफॉर्मेंस अप्रेजल है, वो क्या करता है, हेल्प करता है टू रिमूव द डिफिशियंसीज इन द ट्रेनिंग. तो अल्टीमेटली एम्प्लॉय के अप्रेजल प्रोग्राम से परफॉर्मेंस अप्रेजल या फिर वी कैन से द प्रमोशन से हमको पता चलता है कि कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉयज है जिनके पास क्या कुछ डिफिशियंसीज है. सो उस डिफिशियंसीज को हम रिमूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं टू द एम्प्लॉयज जिनके पास वो डिफिशियंसीज है. नाउ नेक्स्ट इज द डिसएडवांटेजेस. So the first and foremost disadvantage of merit-based promotion is that this will show the favoritism, because ultimately seniority है नहीं, कोई defined person नहीं है. Suppose a person who is 20 year experience and there is a person who is 15 year experience, तो common सी बात है 20 year experience जिनका है उनको promote किया जाएगा to the higher level. But in case of your merit-based promotion हमारे पास जो year का experience है वो count नहीं होता. हाँ, there should be a minimum limit और a minimum criteria of working कि 5 year 10 year वर्क किया होना चाहिए. बट देर आर द अदर क्राइटेरियाज ऑल्सो, लाइक स्किल है, परफॉर्मेंस है, ठीक है. सो ये सारी चीजों को भी मेजर करना जो है इस समवॉट डिफिकल्ट. सो क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ फेवरेटिज्म. ठीक है, फेवरेटिज्म आ जाता है अपने आप ही. नाउ देयर इज सम काइंड ऑफ सब्जेक्टिविटी, ठीक है, दैट इज देयर इज नो फुल प्रूफ फॉर्मूला टू मेजर द इंडिविजुअल्स मेरिट. मीन्स यहाँ पे कोई एक फॉर्मूला नहीं है कि हम इंडिविजुअल के मेरिट को कैसे मेजर करेंगे, बिकॉज ईच एंड एवरी लेवल हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल सेट. लाइक हमारे पास कितने लेवल होते हैं, 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल. तो तीनों जो लेवल होते हैं, तीनों लेवल के पास जो होता है डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स होते हैं, नॉलेज होता है, एबिलिटीज होता है, एक्सपीरियंस होता है, तीनों के पास डिफरेंट है. तो तीनों तीनों जो लेवल है इनको हम कैसे मैनेज करेंगे या फिर कैसे हम इसको मेजर करेंगे, इसका कोई फुल प्रूफ फॉर्मूला नहीं है. ठीक है. सो दिस विल जनरली क्रिएट बिकॉज ऑफ ये जो हमारे पास एक फुल प्रूफ फॉर्मूला नहीं है, इसकी वजह से क्या होता है, अनहेल्दी कंपटीशन क्रिएट होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, एंड दिस ऑल्सो हिंडर्स द प्रोडक्टिविटी एंड समटाइम्स दिस विल ऑल्सो डिक्रीज द मॉरल and this will disturb the company harmony. And other disadvantages are this, like lower motivation, and this will ignore the experiences, and this will demoralize and frustrate the senior employees, because ultimately जो senior employees हैं, they are only responsible for the merit based promotion. Ultimately they are the person who will
प्रोवाइड द ग्रेड्स ना, वही तो ग्रेड देंगे। तो उनके लिए क्या होता है कि ये जो मेरिट बेस्ड प्रमोशन से रिलेटेड जो वर्क होता है वो समवॉट क्या होता है, फ्रस्ट्रेटिंग वर्क होता है, एंड दिस विल डिमोरलाइज देम कि हमको इतना सारा वर्क करना है। एंड नाउ द लास्ट टॉपिक दैट इज एसेंशियल्स ऑफ साउंड प्रमोशन पॉलिसी। की एक अच्छी प्रमोशन पॉलिसी, एक गुड प्रमोशन पॉलिसी, इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर मस्ट बी क्लियर कट लाइंस ऑफ प्रमोशन, ठीक है। क्लियर कट लाइंस होनी चाहिए कि आप असिस्टेंट मैनेजर है, फिर मैनेजर होंगे, फिर सीनियर मैनेजर होंगे, फिर जनरल मैनेजर होंगे, ऐसी जो लाइन ऑफ प्रमोशन है वो डिफाइन होनी चाहिए। एंड ऑल्सो डिस्क्राइब करना है हमको एजुकेशन क्या रिक्वायरमेंट है, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितनी एबिलिटी होना चाहिए हर पोजीशन के लिए, ठीक है। नाउ दिस विल ओपनिंग फॉर द प्रमोशन कि कितना कितने लोगों का प्रमोशन होना है दिस ईयर, ठीक है। वो या फिर what we can say this year and also to the which position, वो properly communicate करना है employees को well in advance so that they can apply ना, कि जो भी अगर उनका requirement अगर fulfill होता है तो वो क्या कर सकते हैं, promotion के लिए apply कर सकते हैं। Now scientific performance appraisal should be used to ensure the rational and the fair decision regarding the promotion। हमको क्या करना है, scientific technique use करना है, मतलब कुछ तो formula इजाद करना है कि कुछ हम टेक्निक मेजर करेंगे, इनको इतना ए ग्रेड, इनको ग्रेड देना है, ए बी सी ग्रेड में देना है, किनको स्टार्स के फॉर्मेट में देना है, किनके लिए कितना कितना क्या है, कोई टेक्निक है जिसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। सो एक रैशनल एंड फेयर डिसीजन होना चाहिए रिलेटेड टू द योर प्रमोशन। नाउ द पोटेंशियल कैंडिडेट शुड बी गिवन द ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग फॉर प्रमोशन। जो भी पोटेंशियल कैंडिडेट हमको लगते हैं कि जिनको हम प्रमोट कर सकते हैं टू द हायर पोजीशन, उनको हमको क्या करना है, उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट हमारा जो सुपरवाइजर्स का रिकमेंडेशन होता है, जो भी इम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उनके जस्ट ऊपर सुपरवाइजर्स होते हैं, जो सुपरवाइजर्स का रिकमेंडेशन होता है रिलेटेड टू दिस एम्प्लॉय, दैट शुड बी कंसिडर्ड। बिकॉज ये क्या होता है, इमीडिएट सुपरवाइजर्स होते हैं तो उनको पता होता है कि एम्प्लॉयज कैसा वर्क करता है, उनका बिहेवियर कैसा है, उनका वर्क करने का स्टाइल कैसा है, ठीक है। तो उनका जो भी रिकमेंडेशन आता है उनको हमको क्या करना है, कंसीडर करना है। एंड यू जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑल्सो डिफाइन करना चाहिए कि प्रोबेशनरी पीरियड होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 1 ईयर का एक प्रोबेशनरी पीरियड हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है जब आप ज्वाइन करते हैं। तो इन द सेम वे अगर आप प्रमोशन भी करते हैं टू द हायर लेवल पे, ठीक है, सपोज कोई एम्प्लॉय है वो प्रमोशन हुआ है उसका हायर लेवल पे, तो उनका उसके लिए भी एक प्रोबेशन पीरियड जो होता है वो डिफाइन होना चाहिए। नाउ द बेसिस ऑफ जो प्रमोशन है वो कैसा होना चाहिए, वो भी क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। दैट इज जो आपका प्रमोशन का बेसिस होना चाहिए, सीनियोरिटी होना चाहिए एट द लोअर लेवल, ठीक है। लोअर लेवल पे सीनियोरिटी बेसिस पे होना चाहिए, मिडिल लेवल पे क्या होना चाहिए, सीनियोरिटी कम मेरिट, मीन्स दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सीनियोरिटी लेना चाहिए लेकिन वो कम होगा, बट मेरिट यहाँ ज्यादा प्रेफर करेंगे। एंड एट द लास्ट दैट इज हायर लेवल पे सिर्फ मेरिट के बेसिस पे प्रमोशन होना चाहिए, ठीक है। Now, the middle level and higher level job should be whenever possible filled up through the promotion from within। जो that is the middle और आपका higher level जो management level है, ऐसे पोजीशंस के जो जॉब है जब वैकेंट होते हैं तो इनको किससे फुलफिल करना है, इनको फुलफिल करना है थ्रू द प्रमोशन ओनली, ठीक है। प्रमोशन फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नाउ बिकॉज वाई दिस इज कंसिडर कि हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फिलअप करें, बिकॉज जो मिडिल लेवल एंड हायर लेवल जो मैनेजमेंट है, अगर आप यहाँ क्या करेंगे, बाहर से किसी इंप्लॉय को हायर करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पूरा ट्रेन करना पड़ेगा, एंड पूरे ट्रेनिंग में अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर का टाइम लग जाता है। सो वाई अ पर्सन, ऐसा कोई हम बाहर से रिक्रूट करें, उसको 1 साल का ट्रेनिंग दे अकॉर्डिंगली हमको सैलरी भी उसको देनी है, एंड ही और शी विल नॉट एबल टू वर्क विद इन दैट ईयर, बिकॉज 1 साल तो ट्रेनिंग ही चल रहा है, बट स्टिल वी हैव टू पे देम ना। सो इट्स बेटर कि हम मिडिल लेवल और हायर लेवल पे क्या करते हैं, जनरली हम जो प्रमोशन है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उसे ही प्रेफर करते हैं। Now next one, that is a provision for the arbitration should be available to deal with the grievances। So arbitration means एक क्या होना चाहिए, grievance हो जाता है अगर किसी employees को related to the anything, related to the promotion or related to the family, sorry related to the pay, या फिर अदर कोई भी जो भी grievances है related to the एनीथिंग मैटर विच इज कंसर्न विद द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के कंसर्न में, तो उसके लिए हम क्या करना चाहिए, एक आर्बिट्रेशन सेट करना चाहिए जो उस ग्रीवेंस को सॉल्व कर सके, ठीक है। सो दिस आर द 9 important points which will be required to make a sound promotion policy in the organization, okay। So this is about the whole topic of key result areas and merit based promotion।